हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके सामने एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी है सुमेश्वरी मिश्रा जी की, जिन्होंने इस बार अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया एंड बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ अचीव किया अपना गोल। एंड यस, थोड़ा सा वो 1-2 नंबर से चूके जेआरएफ से, बट स्टिल 204 नंबर स्कोर करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूजीसी नेट जैसा एग्जामिनेशन जहाँ पे सिर्फ 6% नेट का रिजल्ट जाता है, उनमें 200 प्लस स्कोर करना कॉमर्स में एक अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज़ है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सोमेश्वरी जी आपको इस चीज़ के लिए कि आपने ये चीज़ की। और सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे जो अच्छी लगी आपके जर्नी की, वो ये थी कि आपने जो है अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो भी आपके टू डू लिस्ट थी, उनको साथ में रखा और अपना जो ड्रीम है, इस फील्ड में आप आना चाहते हो, इस फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो, उसको अपने एम को भी छोड़ा नहीं है। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो भी चैलेंजेस थे, उनको पार करके अपने ड्रीम की तरफ आप बढ़ रहे हो और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तरफ हम लोग जो है अब तैयारी करने जा रहे हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड आई होप एंड आई विश कि आप सभी व्यूअर्स के लिए भी ये स्टोरी जो है वो बहुत इंस्पायरिंग रहे, आप चीज़ें सीखो और किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी में चीज़ें बैलेंस की, हर चीज़ को मैनेज किया और फिर ये स्कोर अचीव किया। आप सभी इस चीज़ से ज़रूर सीखेंगे। ये पर्टिकुलर सेशन, ये सक्सेस स्टोरी उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोलते हैं मेरा गैप हो जाता है स्टडीज़ में तो कैसे पढ़ें दोबारा, जो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करें या पढ़ाई करें, टाइम ही नहीं मिलता है, और जो ये समझ नहीं पाते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने ड्रीम में टाइम मैनेज करना होता है, टाइम एलोकेशन करना होता है, उन सब के लिए ये स्टोरी बहुत अमेजिंग होने वाली है। नाउ ओवर टू यू। आप जो हैं बताइए सबको कैसे ये सफ़र स्टार्ट हुआ, कैसे आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में ही अपना करियर बनाना है, एंड सारी चीज़ें किस तरीके से रही और आपने कैसे ये चीज़ अचीव की। यस मैम, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ, बिहार की हूँ। और मेरी जेआरएफ जर्नी जो है वो दिसंबर 2024 में मैंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दिया था। तो 2024 में मैंने शुरू किया था पढ़ना। और मुझे ये इंस्पिरेशन जो है वो मेरे संजीवियर स्कूल में, मैं यहाँ पढ़ाती थी, वहाँ पर एक टीचर ने बोला कि मैम जब आप इस फील्ड में आ गई हैं तो नेट का एग्ज़ाम दे के देखिए। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब पढ़ा तो थोड़ा सा मैंने जब जेआरएफ अड्डा के बारे में सर्च किया तो यूट्यूब पे यूजीसी नेट लिखा था तो वो चैनल आया। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया, मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आगे जाना चाहिए। और फिर मैंने आयुषी मैम की क्लासेस को देख करके मैंने तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे सक्सेस भी मिला और मेरा नेट क्लियर हुआ आयुषी मैम के क्लासेस को देखकर। और फिर मैंने जून में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया नेक्स्ट अटेम्प्ट जेआरएफ के लिए, बट मैंने फिर दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट दिया और हाँ, मैंने फिर इस बार नेट ही क्वालिफाई किया। बट मेरे स्कोर काफ़ी अच्छे रहे और मैंने इस बार भी बस आयुषी मैम को फॉलो किया था। तो नेट किया आपने, ठीक है, बट ये चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, उन्होंने बोला इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई। तो लर्निंग का मेन मोटिव जो है वो इम्प्रूवमेंट ही है। हम शायद 1-2 क्वेश्चन से रह गए, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि जब आपने ठान लिया तो आप इस बार कर लोगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास जो है आपका जो डे टाइम था या पूरा डे था, उसको आप कैसे स्ट्रेटजाइज करते थे कि क्या चीज़ किस तरीके से कब पढ़नी चाहिए, और आप कितना टाइम जो है इस तैयारी को देते थे? क्योंकि जैसा मैंने आपसे बात करके जाना कि आपका जो है पूरा दिन बिजी रहता था, तो कैसे वो चीज़ें आप मैनेज करते थे और क्या शेड्यूल था आपका? मैम, मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ वर्किंग वीमेन भी रही हूँ। तो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ, 2 घंटा जाती हूँ स्कूल और फिर आ जाती हूँ। तो ये एक प्लस पॉइंट था कि ठीक है, स्कूल में मुझे पूरा टाइम नहीं देना पड़ता था। हाँ, पर घर पे काम तो ओवरऑल पूरे टाइम रहता है, तो हाउसवाइफ का तो काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि हाँ, मैं इसी समय पढ़ पाऊँगी, क्योंकि वो सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता था। तो मैं क्या करती थी कि घर में जब सब सो जाते थे, लास्टली 11 बजे तक सब सो जाते थे रात में, उसके बाद मेरा पढ़ाई चालू होता था। उसके बाद मैं 2 घंटा 2.5 घंटा मेरा शरीर जितना अलाउ करता था मैं पढ़ती थी, फिर मैं सो जाती थी। और 6 बजे मेरे घर का काम सुबह शुरू होता था, तो उससे 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले मैं फिर उठती थी, जबरदस्ती फेस पे पानी मारती थी और फिर पढ़ने बैठती थी। और दिन में मैं क्या करती थी, दिन में मैं कुछ नया नहीं पढ़ती थी। दिन में किचन वगैरह में काम करते हुए मैं या बाथरूम वगैरह में मैं बस एक बार रिवीजन कर लेती थी, मैंने जो भी पढ़ा हुआ होता था।
या टेस्ट सीरीज देना है तो मैं टेस्ट सीरीज मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना ली किचन में ही, तब तक कुकिंग कर रही हूँ और तब तक बना ली। तो फिर शाम में भी वैसे ही सेम रहता था कि थोड़ा बहुत समय निकाल निकाल के कभी छत पे जाके कभी कहीं कैसे कैसे मैं रिवीजन करती थी उस टाइम। और नया जो है मैं वो रात में जब सब शांत हो जाता था तब मैं पढ़ती थी। तो आपने बोला तो मेरा कुछ हाँ, टाइम नहीं था, हाँ, लेकिन ऐसे ओवरऑल करते हुए मुझे लगता है मैं 4 to 5 आवर्स निकालती ही थी 4 to 5 सब। आवर्स निकालना बहुत ज़रूरी होता है और ये आपने किया। बट एक चीज़ मुझे जो है बहुत अच्छी लगी, आपने बोला 11 बजे से मैं पढ़ना शुरू करती थी 2:30 बजे तक, और सुबह मैं 4:30 या 5 बजे उठ जाती थी। तो आपकी जो नींद है वो करना उसको पड़ता है। आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बट यस, जब कभी होता है कभी ना, ऐसा होता था कि नहीं पढ़ पाती थी तो मतलब सो जाती थी, बट जनरली मैं पढ़ती ही थी। वो तो है ही, ऑब्वियसली हम बोलते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए 6 से 7 घंटे की नींद हाँ, नीड होती है चाहिए नींद तो की। एक दिन रेस्ट कर ली फिर अल्टरनेट कर लेती थी कभी हम्म, कभी। तो ये चीज़ बहुत इंस्पायरिंग है। और जो बच्चे या जो भी एस्पिरेंट ये बोलते हैं ना, टाइम ही नहीं लगता है, टाइम ही नहीं मिलता है, तो यहाँ से हमें सीखना चाहिए, टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं मिलेगा, टाइम निकालना निकालना पड़ेगा। पड़ेगा। और टाइम हम्म, जो है उसके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि सभी के पास 24 आवर्स हैं। एंड डेफिनेटली आप जो है हर चीज़ को कर रहे थे, बट यस, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि मम्मी घर पे नहीं है और कुछ काम करना है, तो हमारी तो जैसे मैं हम्म, क्लासेस ले रही हूँ तो क्लास रीशेड्यूल करवाने का थॉट आता है मन में। तो हम लोग जो है बहुत इजीली ले लेते हैं कि एक काम आ गया तो दूसरे को छोड़ो, बट ऐसा नहीं है। अगर आप करना चाहते हो कुछ, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है फिगर आउट करनी पड़ेंगी, कैसे आप करोगे, कि आपने कैसे स्ट्रेटजाइज किया। लाइक ऐसे यूनिट्स होती है ना, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई है, ये प्रैक्टिस बेस्ड है, राइट। अगर यस, हम बात करें पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन की, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की हैं, क्रैम करने वाली चीज़ें हैं। तो यस, आपने यस। इन यूनिट्स में कैसे चीज़ें लेके चली, कि आपके पास टाइम भी लिमिटेड था, 4 से 5 घंटे आपने पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ते थे इन यस यूनिट्स को? मैं अदिति मैम का क्लासेस फॉलो करती थी पेपर 1 के लिए। हम्म, और उन्होंने लास्ट टाइम जो भी नोट्स वगैरह दिया था मैं बस वही पढ़ कर गई थी। मेरे पास पूरा समय भी नहीं था कि मैं उनका पूरा क्लासेस देखूं, तो जो वो उन्होंने पीडीएफ शेयर की थी हम्म, वो मैंने वो एक एक लाइन पढ़ा था। और डेफिनेटली उससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। बिल्कुल। तो आपने वो एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ा और डेडिकेशन के साथ पढ़ा और अल्टीमेटली वो काम किया। और पेपर टू में क्या, पेपर टू में क्या चीज़ थी? बिल्कुल बोरिंग नहीं लगा, हम्म, नोट्स काफी अट्रैक्टिव थे मैम के। बिल्कुल। पेपर टू में कैसी थी स्ट्रेटजी? फिर 10 की 10 यूनिट करके गए थे? पेपर 2 में तो मैंने एक अरिहंत का कॉमर्स का बुक ले हम्म, रखा था। मैं वो बस रीड कर ली, मतलब मुझे वो बुक में सारा मतलब डेट्स वगैरह जो है वो मैं रीड कर ली। और उसके बाद बस आपकी क्लासेस देखी। आपकी क्लासेस के मैं नोट्स नहीं बनाती थी, बस कोशिश करती थी कि जब देख रही हूँ तभी मुझे याद हो जाए। हम्म, मैं क्लास को 2 बार 3 बार देख लेती थी तो मुझे वो याद हो जाते थे। और आपने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह करवाए हम्म। थे बिजनेस फाइनेंस वगैरह के, उसे मैंने 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया था। ओके, तो आपका मेन फोकस था कि सुन के ही समझ लूँ मैं, बस बार बार मुझे वो चीज़ें ना देखनी पड़े। और वो ये हाँ, जो क्योंकि मेरे पास समय नहीं था हम्म, मैम कि मैं नोट्स बना सकूं, तो मैं ज्यादातर देख करके ही याद करने का कोशिश हम्म, करती थी। चलो बहुत बढ़िया ये चीज़। और ये चीज़ जो है, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि मैंने ना आपकी वीडियोस देखी, अब चैनल पे यस, आप जाओगे तो वीडियोस तो बहुत सारी हैं, तो आपने कैसे यस। बाइफरकेट किया कि मुझे कौन सी वीडियोस देखनी है और कितनी देखनी है, और किस तरीके से वो आपके लिए वर्क की? मैम मैं वही वीडियो देख पाती थी जो मेरे टाइम को मैनेज कर पाए। और वैसे जो रिसेंट वीडियोस होती थी, और आपने एक प्रयास बैच वाला बता हम्म, रखा था, प्रयास बैच के क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। मैं तो बोलूंगी सभी स्टूडेंट को वो जरूर देखना चाहिए। प्रयास बैच आपने जितने भी लॉन्च किए हैं वो सफिशियंट है, मतलब मोर देन सफिशियंट है, तो इनफ है प्रयास किसी भी बैच इज स्टूडेंट इनफ, के लिए। यस। और रीसेंट Yes, ma'am। क्वेश्चन प्रयास प्रैक्टिस बैच क्लासेस, बहुत अच्छे हैं, प्रयास बैच। तो यस जो लोग मैंने प्रयास बैच में बहुत क्वेश्चन लगाए। चलो ग्रेट ग्रेट। तो जो बोलते हैं ना टू मच कंटेंट हो जाता है, तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली प्रयास बैच जो है एक ऐसा प्रयास था मेरी तरफ से कि हम इसमें हर चीज़ कवर कर लें, और वो चीज़ हुई, और वो चीज़ अल्टीमेटली बहुत रिजल्ट दे रही है पिछले 3-4 इस बार बार से। भी आपने जो प्रयास बैच लॉन्च किया था वो मैंने देखा था, और वो काफी हेल्पफुल हाँ रहा, जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। और लास्ट में भी आपने जो मैराथन लिया था, हम्म, मेरा इनकम टैक्स जो यूनिट है वो थोड़ा वीक था, तो मैंने लास्ट में बस वो मैराथन वाला इनकम टैक्स देख के गई थी, और उसी से बहुत सारे क्वेश्चन, 10+ क्वेश्चन मुझे मिले इनकम टैक्स के। हाँ, और इनकम कहीं टैक्स ना के। कहीं बहुत हेल्प मिला मुझे नेट क्रैक करने में।
चलो बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा कि आपने जो है चीज़ें बहुत स्मार्टली पिक की और जो चीज़ें मैंने बोली थी वो चीज़ों पे भी आप स्टिक रहे एंड वही चीज़ों को फॉलो करके आपने जो है इतना अच्छा स्कोर किया। इस बार जो है और अच्छा स्कोर करेंगे एंड जेआरएफ अचीव करेंगे डेफिनेटली। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी खूब मेहनत जो है वो करनी है और सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सेम, तो बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें हम क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा मैम आपका कोर्स परचेज करता है, मैं तो नहीं कर पाई थी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, बट अगर कोई आपका कोर्स परचेज करता है तो उसे कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस सिर्फ वो आपके क्लासेस से ही सब मतलब अचीव कर सकता है जेआरएफ भी। बिल्कुल, कोशिश की जाती है हर चीज़ आपको इस तरीके से प्रोवाइड की जाए कि आपको और कहीं जाना ही ना पड़े, तभी एक कोर्स है। अगर स्कूल में जा रहे हैं और फिर भी ट्यूशन्स की ज़रूरत है तो फिर ट्यूशन किस, स्कूल किस काम का। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे कोचिंग पे, अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो कहीं और जाना नहीं। और यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, हर चीज़ आपके लिए बहुत मेहनत करके लाई जाती है सो दैट आप उसका अच्छा यूज़ कर सकें। तो प्लेटफॉर्म डजेंट मैटर, आपका डेडिकेशन, आपकी सेल्फ स्टडी और एक क्लियर प्लान आपका जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और सोमेश्वरी की स्ट्रेटजी में मुझे दिखाई देता है कि वो क्लियर प्लान था कि मुझे इतना पढ़ना है, इस समय पढ़ना है और ये पढ़ना है, एंड डेफिनेटली वो सारी चीज़ें करते हुए रिजल्ट आपके सामने ही है। अब लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट को जब वो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है तो किस तरीके से चीज़ें लेके चलनी चाहिए? पीवाईक्यू सबसे पहले कर लो या सिलेबस पे फोकस करो या मॉक टेस्ट जो है वो सिर्फ लास्ट में देने चाहिए? मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल आपको आपकी जर्नी में देखने को मिला? ये सारी चीज़ें आप बताइए सो दैट एक ओवरऑल प्लान जो है वो बन सके बच्चे का। मैम अगर कोई फ्रेशर है तो उसके लिए मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले सिलेबस निकाल लो और सिलेबस से फिर आप जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पर जाओ या कोर्स परचेज कर सकते हो तो कोर्स परचेज करो और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो और जो आपने कंप्लीट कर लिया उसे टिक आउट करते जाओ और तब फिर आप जो है जब 6 यूनिट कंप्लीट हो जाए या आधा 5 यूनिट्स अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप पीवाईक्यूज लगा के देख लो, नहीं तो पूरा कंप्लीट करके तब आप पीवाईक्यूज लगाओ, ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन जो बच्चे पहले से 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं या एक अटेम्प्ट भी दिया है उन्हें मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आपने जहां गलती किया, पहले जो भी आपके जो एग्जाम हुए उसमें जो आपने मतलब चूक गए या सिर्फ पीएचडी ओनली क्लियर हुआ तो पहले आप जाकर उसके सॉल्व करो फिर से और अपने गलती को आइडेंटिफाई करो कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया था और कोशिश करो कि फिर से वो गलती दोबारा से नहीं रिपीट हो और जो यूनिट में आप लैग कर रहे हो पहले उस यूनिट को अच्छे से कवर कर लो और फिर पीवाईक्यूज लगाते रहो। तो बिल्कुल यूनिट स्किप नहीं आप कर सकते अगर आप नेट जेआरएफ करना चाहते हो, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। आपको चाहिए 110 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन सही करना है अगर आप अचीव करना चाहते हो अपना ड्रीम, तो उसके लिए हर यूनिट को अच्छे से कवर करना है। और जो ये बताया तरीका बिल्कुल सही है, आप यूनिट बाय यूनिट सिलेबस कवर करके पीवाईक्यूज लगा लो या कुछ यूनिट्स हो गई या फिर लगा लो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। अब लास्टली मॉक टेस्ट जो है आपने कितने दिए थे और मॉक टेस्ट से आपको क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है अपने स्कोर में? यस मैम, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दे पाती थी क्योंकि मेरे पास समय कम होता था, तो मैं 4 से 5 मॉक टेस्ट ही सिर्फ दे पाती थी। बट जो भी, और इस बार तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम भी था, तो मैं जब मॉक टेस्ट देने बैठ रही थी तो मुझे आते हुए भी क्वेश्चन मैं गलत कर रही थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो मैंने ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिया। मैंने इस बार मुश्किल से 3 मॉक टेस्ट ही दिया था, बट इसी वजह से मैं कहूंगी कि जेआरएफ से मैं चूक गई। मॉक टेस्ट हर बच्चे जरूर दें और मैक्सिमम कम से कम 20 मॉक टेस्ट दोनों पेपर के जरूर दें। बिल्कुल, फुल फ्लेज मॉक टेस्ट आप कम से कम 10 दो और 20 तक आप पहुंचो जरूर। तो 10 से 20, 15-20 का ये जो नंबर है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने भी जब तैयारी की थी तो मैं भी मॉक टेस्ट ना देने की वजह से फर्स्ट टाइम में चूक गई थी, बट सेकंड टाइम में बहुत मॉक टेस्ट दिए तो अल्टीमेटली उन्होंने रिजल्ट दिया। तो डेफिनेटली आप भी जो है सभी व्यूअर्स इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अच्छे से हर चीज़ पे फोकस करिए। ऐसे ही अमेजिंग सेशंस आपके लिए आ रहे हैं। हम सक्सेस स्टोरीज इसलिए लेके आते हैं आपके लिए ताकि आप ये समझ सको कि एक्चुअली जो एस्पिरेंट है जिसने अभी रीसेंट एग्जामिनेशन दिया है उसका क्या माइंडसेट था और उसने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, सो दैट आप सारी चीज़ें समझ के उनको अप्लाई कर सको। एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम आपके लिए करते भी हैं, तो आपके पास यूट्यूब चैनल है, आप बढ़िया तरीके से उसको फॉलो करो, अच्छे से प्रयास बैच को पूरा देखो अच्छे से। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड कोर्सेज में तो आप 15% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। RC15 कोड आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट 15% ऑफ ऑन एवरी कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस, पीवाईक्यूज, हर चीज़ का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, तो एक तरीके से आप उसको फॉलो करते हुए चलिए। और बिगनर्स हो या आप रिपीटर हो,
अकॉर्डिंगली अपने ऊपर काम करो, अपनी कमियों के ऊपर काम करो, और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे जिसमें आपकी सक्सेस स्टोरी हम शूट कर रहे होंगे और आपको मौका मिलेगा और बच्चों को गाइड करने का, जो आपने सीखा वो आगे पास ऑन करने का। तो इसी तरीके से आपसे और सेशंस में हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाना चाहिए फॉर सोमेश्वरी जी, सो दैट आप सभी जो हैं वो भी एक वो होता ना इंस्पिरेशन ले सको कि हाँ मुझे नेक्स्ट टाइम आना है और मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। और जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वो बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हैं, बस आपको ये फिगर आउट करना है कि आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हो, और डेफिनेटली सक्सेस जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।